अशोक के बारे में जानते हैं। अशोक बड़े भाई की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया था। इसका जन्म 304 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ। इनकी माता सुभद्रांगी, इनके पिता बिंदुसार। अशोक के 5 पत्नी थी। देवी आसंदिता, पद्मावती, कारुवाकी, तिसेरच्छा। अशोक प्रथम भारतीय शासक हुए जिन्होंने अभिलेख के माध्यम से जनता को संबोधित किया। अशोक के अभिलेख की खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में पांद्रेटी फैनतेलर ने किया था, लेकिन इसको पढ़ने में सफलता सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। अशोक के अधिकतर अभिलेख में देवनाम प्रियदर्शी शब्द आया है। मध्य प्रदेश के गुर्जरा, कर्नाटक की उदयगोला, मास्की और नेटूर अभिलेख अशोक के लिए अशोक नाम आया है। अशोक के लिए अशोक नाम आया है कौन सा अभिलेख में? देखिए, मध्य प्रदेश के गुर्जरा और कर्नाटक के उदयगोलम के मास्की और नेटूर अभिलेख में। कर्नाटक के मास्की और नेटूर, कर्नाटक के उदयगोलम के मास्की और नेटूर और मध्य प्रदेश के गुर्जरा में अशोक के लिए अशोक शब्द आया है। और देखिए, राजस्थान का भाबरू या विराट अभिलेख अशोक के लिए अशोक के लिए मगध सम्राट का नाम आया है। राजस्थान का भाबरू या विराट अभिलेख। अब कलिंग युद्ध देखते हैं। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व। अशोक राज्याभिषेक के 269 ईस्वी पूर्व अर्थात 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा नंदराज को पराजित कर कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में भारी रक्तपात होने के कारण अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति को अपना लिया और अशोक ने भेरी घोष के जगह धम्म घोष की घोषणा किया। अशोक का धार्मिक जीवन। शुरुआती दौर में अशोक ब्राह्मण धर्म को मानता था, लेकिन उसका भतीजा निग्रोध बौद्ध धर्म के पास से प्रभावित होकर अपना लिया। निग्रोध से प्रभावित होकर और बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बुद्ध भिक्षुक से बौद्ध धर्म का अशोक बौद्ध धर्म का शिक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक से लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर अन्य जगह भेजा था अपना मंत्री। जैसे क्षेत्र और व्यक्ति देखते हैं, किस क्षेत्र में किस व्यक्ति को भेजा। श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। महाराष्ट्र में महाधर्म रक्षित को भेजा। कर्नाटक में महादेव। स्वर्ण भूमि को म्यांमार कहते हैं। स्वर्ण भूमि में सोना या उत्तरा को भेजा। हिमालयी देश में मंझिम को भेजा। कश्मीर गंधार में मनझांतिक को भेजा और यवन देश में महारक्षित को भेजा। अब देखते हैं आगे। अशोक भले ही बौद्ध धर्म को अपना लिया हो, लेकिन उनकी देवता में उनकी आस्था कमी नहीं आई थी, क्योंकि उसके अधिकतर अभिलेख में देवनाम प्रियदर्शी आया है और देवनाम प्रियदर्शी का शब्द कह सकते इसका अर्थ देवता का प्यारा। अशोक बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया। समय बौद्ध धर्म का गमन नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार जैसे देशों में हुआ था। अशोक के समय ही बौद्ध धर्म का गमन नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार जैसे देशों में हुआ। अशोक बिहार के महाजनपद बिहार के जहानाबाद के बराबर पहाड़ी में आजीविका संप्रदाय संत 4 गुफाओं का निर्माण किया था। आजीविका संप्रदाय के संतों को रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण किया था बिहार के जहानाबाद में।
लोमस ऋषि, कर्ण चौपार, विश्व झोपड़ी, सुदामा। इसके पिता जो थे, अशोक के पिता बिंदुसार, वो आजीविका संप्रदाय को मानते थे, इसी कारण उसका बेटा अशोक निर्माण कराया। अशोक ने प्रजा के नीतिक उत्थान के लिए कानूनों का एक संहिता प्रस्तुत किया जिसे धम्म कहा गया। धम्म की परिभाषा अशोक ने बौद्ध ग्रंथ राहुलोवाद सूत्र से लिया है। अशोक के धम्म नीति के मूल में आत्मनियंत्रण एवं स्वनियंत्रण है। अगला पॉइंट देखिए, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा किया था। मतलब अशोक जो था, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा, और इसी क्रम में लुम्बिनी को कर्मयुक्त घोषित कर दिया। अब देखते हैं अशोक के अभिलेख। अशोक का अभिलेख 3 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। 3 अभिलेख हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख। शिलालेख पत्थर पर जो लिखा गया था, पत्थर पर, उसे शिलालेख कहते थे। पहले हम लोग शिलालेख देखते हैं। शिलालेख 2 प्रकार का, वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। वृहद शिलालेख की संख्या 14 थी। इसमें देखते हैं प्रथम वृहद शिलालेख। प्रथम वृहद शिलालेख में पशु बलि की निंदा की घोषणा की है। प्रथम वृहद शिलालेख में पशु बलि की निंदा की चर्चा की है। द्वितीय वृहद शिलालेख में उन्होंने पशु चिकित्सालय और मानव चिकित्सालय का निर्माण करवाया है। और द्वितीय वृहद शिलालेख में ही अशोक के समकालीन राजा चेरचोल पांड्य की भी जानकारी मिलती है। द्वितीय वृहद शिलालेख में नोट में है, भारतवर्ष का प्रथम शासक हुआ जिसने अस्पताल का निर्माण करवाया, अशोक। तृतीय वृहद शिलालेख मतलब तीसरा वृहद शिलालेख, अपने अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष राज्य का दौरा करने को कहा। अशोक के साम्राज्य में 5 प्रांत थे। देखिए, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, कलिंग, अवंती, मध्य प्रांत। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणा प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी, कलिंग की राजधानी तोसली, अवंती की राजधानी उज्जैन, मध्य प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र। चौथा वृहद शिलालेख, अशोक ने भेरी घोष के जगह धम्म घोष की घोषणा किया। पांचवा वृहद शिलालेख, धम्म महामात्र की नियुक्ति की चर्चा है। वृहद शिलालेख मतलब 5वां वृहद शिलालेख में धम्म महामात्र की नियुक्ति की चर्चा है तथा मौर्यकालीन समाज व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। छठा वृहद शिलालेख 6 आत्मनियंत्रण के शिक्षा का उल्लेख है। इसमें अशोक के द्वारा दिया गया आत्मनियंत्रण का शिक्षा का उल्लेख है और इसी में घोषणा करता है कि मैं कहीं भी रहूं, अतः मैं अपनी पत्नी के साथ अनाथशाला में विश्राम करता रहूं, फिर भी हमारे महामाद्य जनहित के समाधान हेतु जनहित संबंधित समाधान हेतु हमारे महामाद्य हमसे आकर मिल सकते हैं। 7वां वृहद शिलालेख, अशोक ने जो धार्मिक सहिष्णुता की बात की है उसकी जानकारी मिलती है। 8वां वृहद शिलालेख, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद गौतम बुद्ध जीवन से जुड़े स्थल लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर इत्यादि जैसे तीर्थ यात्रा की, उस विषय में जानकारी प्राप्त होती है। 9वां वृहद शिलालेख, समकालीन राजाओं के साथ शिष्टाचार मुलाकात की तथा उन्हें उपहार भेंट प्रदान किए, इस विषय में जानकारी प्रदान करती है।
अशोक राजा सहित मतलब 10वां वृहद शिलालेख। अशोक राजा सहित अपने सभी पदाधिकारियों को आदेश दिया कि वो हमेशा प्रजा के हित के विषय में सोचेंगे। अनुच्छेद है क्या, मतलब अनुच्छेद नहीं भाई, वृहद शिला 11 वृहद शिला। धम्म नीति की व्याख्या। अशोक के 11वें वृहद शिलालेख में धम्म नीति का व्याख्या। अनुच्छेद 12, धम्म के प्रचार को लेकर अशोक ने जो स्त्री धम्म महामात्र की नियुक्ति की चर्चा की है उसकी जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 12 मतलब वृहद शिला देखते हैं 12 फिर से। धम्म के प्रचार को लेकर अशोक ने जो स्त्री धम्म महामात्र की नियुक्ति की चर्चा की है उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और अशोक ने जो सर्वधर्म संभव की बात की है वो 12वां वृहद शिलालेख में देखने को मिलती है। 13वां वृहद शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और 13वें अभिलेख में ही अशोक के समकालीन पड़ोसी राजाओं चेर चोलपाणी की जानकारी मिलती है। नोट में है 2 और 13 दोनों अशोक के समकालीन राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। 2 वृहद शिला और 13वां वृहद शिला लेख दोनों अशोक के समकालीन राजाओं के विषय में जानकारी प्रदान करती हैं। और अनुच्छेद मतलब 14वां वृहद शिलालेख 14। अशोक जनता को धार्मिक जीवन जीने को प्रेरित करता है। अशोक जनता को धार्मिक जीवन जीने को प्रेरित करता है। और अशोक का लघु शिलालेख। लघु शिलालेख सैकड़ों में है। इसका ट्रिक है शाम को जो सोए वो गधा। शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, जोगड़, सोपारा, एरगुड़ी, ब्रह्मगिरी, गंजाम, गिरनार और धौली ये प्रमुख हैं। और इसकी प्राप्ति स्थल भी देखते हैं। शहबाजगढ़ी पेशावर, मानसेहरा हजारा, कालसी देहरादून, जोगड़ ओडिशा, सोपारा महाराष्ट्र, एरगुड़ी आंध्र प्रदेश, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, गंजाम ओडिशा, गिरनार गुजरात, धौली ओडिशा। इसके अलावा कुछ भी 2-4 और हैं, जैसे अरोरा की प्राप्ति स्थल मिर्ज़ापुर, सासाराम की प्राप्ति स्थल बिहार, मास्की की प्राप्ति स्थल कर्नाटक, गुर्जरा की प्राप्ति स्थल मध्य प्रदेश। अशोक की अधिकतर अभिलेख भारत में मिले हैं जो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है जिसका आधुनिक नाम देवनागरी है। पाकिस्तान में जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया जिसमें बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है। ईरानी आक्रमण होने से ही भारत में खरोष्टी लिपि का विकास हुआ है। इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।